हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसपीडी का फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सीधा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, उसको डिटेल से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ये पढ़ तो लेते हैं करंट अफेयर्स, आजकल देख रहा हूँ सब यूट्यूब पे डाल रहे हैं, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आंसर दे रहे हैं, और हम लोग को एसपीडी से बाउंड कर रहे हैं। मतलब बच्चों को एसपीडी पढ़ने से बाउंड कर रहे हैं, बस आप एसपीडी का क्वेश्चन रखिए और आंसर दीजिए। लेकिन बीपीएससी, एसआई और जो भी संगठन एग्ज़ाम लेते हैं, दे आर नॉट बाउंडेड। वो किसी बाध्य नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लेंगे। आप देखेंगे आजकल क्वेश्चन ऐसे आता है, कर्मानुसार सजाइए। अब यही क्वेश्चन है, जैसे एशिया पावर सूचकांक में भारत ने कौन सी स्थान हासिल किया है, तो इसमें हम लोग जान रहे हैं भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया कि 1 से लेकर 4 तक रैंक में कौन कौन है, अब आप ये क्वेश्चन तो पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि अगर अच्छे से नहीं डीप स्टडी नहीं की है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस स्थान पे है, और आप जानते हुए भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही याद करते हैं। और करेंट अफेयर्स में आप समझिए आपके एग्ज़ाम आते आते तक 1200 क्वेश्चन रहेगा। तो आप बताइए, 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपको मतलब उसमें से 90% बच्चों को एसपीडी है ना रटा हुआ होता है। एसपीडी, एडुटेरिया, ये सब रटा हुआ होता है, तो वो सब जानते हैं, ये सब पढ़ के जाते हैं। तो आपको रैंक अगर आना है, आपको रैंक में आना है, तो आपको डिटेल थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। और ऐसा स्टडी करना पड़ेगा जैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो। आप हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आंसर देने के लिए कितना पढ़ते हैं, पहले उसका पूरा स्टोरी जानते हैं। सेम साइंस के साथ है, साइंस में भी पहले हम लोग पूरा सेल पढ़ते हैं। तब अगर ऐसा रहता है एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाना रहता है, तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग चले जाते हैं। लेकिन हम लोग चीज़ों को पहले समझते हैं अच्छे से, उसके बाद ही ये करते हैं। उसके बाद दूसरा पहलू ये है कि आप ऐसे याद किए रहेंगे, एसपीडी आपको याद तो रहेगा, लेकिन अंदर से आपको एक तो आप कंफ्यूज भी होते रहेंगे। क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो एग्ज़ाम प्रेशर अलग होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग के साथ बहुत सारी समस्याएं आने लगती है कि वहाँ मतलब गए, अब इसमें इसका क्या रैंक है, उसमें उसका क्या रैंक है, याद ही नहीं आते रहता है। तो क्योंकि हम लोग चीज़ों को गहराइयों से जानते नहीं हैं। तो आप एक बार मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे आप देखिएगा। इसमें पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, इस नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल मैच कीजिएगा कि पहले कैसा लग रहा था और वीडियो देखने के बाद कैसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, बस डेली 50 क्वेश्चन, और ऐसे कर करके मैं डेली सीरीज़ लाऊंगा एसपीडी का। 50-50 क्वेश्चन देखेंगे और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हम क्वेश्चन 50 ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो कंप्लीट होगा वो लगभग आपको बता दूं कि मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ने से आपका हर क्वेश्चन के डीप में जाएंगे, मतलब आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एशिया पावर सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो हमसे पूछ रहा है कि एशिया पावर सूचकांक जो है उसमें भारत का कौन सा रैंक है। अब ये एशिया किस पावर की बात कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस पावर की बात की जा रही है। तो आप इसमें जियो पॉलिटिक्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जियो पॉलिटिक्स मतलब आपसे बोल रहा है कि एशिया का जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें अगर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो किसका दबदबा ज़्यादा है, और रिसोर्सेज 2 पैरामीटर पे ये निकालते हैं, और संसाधनों के मामले में। इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे हिंदी में, लेकिन आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो संसाधन ये दो चीज़ पे पैरामीटर पे ये सूचकांक तैयार किया जाता है। और इसको तैयार कौन करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक लोमी इंस्टीट्यूट है। लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है ये सूचकांक। आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूचकांक रिलीज किया जाता है। अब इसमें इसका आंसर जो होगा ये तीसरा हो जाएगा। इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का है। सोचिए, वो नॉर्थ अमेरिका में बैठ के एशिया में दबदबा बनाए हुए हैं।
दूसरा स्थान इसमें चाइना का हो जाएगा, चाइना। और तीसरा स्थान भारत का और पहला स्थान अमेरिका का हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एशिया में किसका दबदबा है? अमेरिका में। इस सूचकांक को रिलीज कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट। और एक फैक्ट इससे है, आप रिलेट कीजिए, पहले 26 कंट्रियों का ये होता था, पहले 26 कंट्री के पैरामीटर पे ये सूचकांक रिलीज किया जाता था। लेकिन अब इसमें एक कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, दक्षिणी पूर्वी कंट्री है ना एक, तिमोर लिस्टर को ऐड किया गया। तो अब टोटल कितनी संख्या हो गई है? 27। अब 27 कंट्री के पैरामीटर पे ये सूचकांक रिलीज किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें आप बस इतना याद रखिए, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा, छोटा कीजिएगा। आप देखिए, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि धोनी ने इतना रन मारा, लेकिन जब बात आती है कि एसबीआई के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो हम लोग पूरा नाम बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, याद भी आप वैसे कीजिए जैसे आप कॉमन लैंग्वेज में बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं। तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है। और भारत ने इसको पांचवी बार ये ट्रॉफी जीता है भारत ने। किसे हराया है? तो चाइना को हराया, और चाइना में ही इसका आयोजन भी हुआ था। इतना फैक्ट आपको बस इससे याद रखना है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। इसमें जीता कौन है? तो भारत 5वीं बार जीता है, चीन को 1-0 से हराकर। चीन को कितने से हराया था? 1-0 से हराया था। और इसका आयोजन चाइना में हुआ था। ये जब भी ये ट्रॉफी की बात आए तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, आयोजन कहाँ हुआ है और इसको जीता किसने है। ये 2 फैक्ट आप अगर समझ के पढ़ेंगे किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी रखिए। आपको अभी जैसे क्वेश्चन एक आगे आने वाला है कि नाविका, अब जैसे एक क्वेश्चन आएगा आगे हमारा, नाविका सागर परिक्रमा, तो ये कौन से जहाज से किया जा रहा है, मतलब उसको जलयान बोलते हैं। तो हम लोग सीधे आंसर एसपीडी के अकॉर्डिंग कि हम लोग को आंसर याद कर लेना है कि आईएनएस तारनी। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा ही नहीं जानने का कि नाविका सागर परिक्रमा है क्या, तो फिर आप फैक्ट्स रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को जान नहीं पाएंगे और आप वहाँ कन्फ्यूज़न में गलती कर देंगे। तो आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिटेल स्टडी ज़रूर किया कीजिए। हम भी एसपीडी पढ़ रहे हैं और सब भी पढ़ा रहे हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे एसपीडी को जैसे क्वेश्चन 50 करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 100-150 के आसपास होगा। और ऐसे करते करते ये एसपीडी का 1500 का क्वेश्चन का सीरीज, और उसके बाद एसपीडी के बाद खुद से मैंने 1500 क्वेश्चन तैयार किया है जो एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो उसको भी आप लोग देखिएगा, पहले इसको समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आपसे पूछ रहा है कि राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य भारत का सबसे आगे है। तो इसमें केरल, इसका आंसर जो है केरल, जो ये लगातार दूसरी बार, क्या है, लगातार दूसरी बार इसमें प्रथम स्थान इसको मिला है। और सेकंड नंबर पे इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु, और थर्ड ये जम्मू कश्मीर। आप तो ये पढ़ के चले जाएंगे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देता है कि 1, 2, 3 नंबर पे कौन कौन है, या इसमें से कौन 4 नंबर में नहीं है और एक को साइड कीजिए, तो आपको एटलीस्ट 1, 2, 3 याद रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको फैक्ट याद रहेगा। अब नेक्स्ट है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? भारत की एक नई एयरलाइन को अभी हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो ये किसको मिली है? तो ये संघ एयर, ये यूपी का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला एयरलाइन हो जाएगा एयरलाइन। तो ये कहाँ, मतलब
इससे क्या होगा ना कि रीजनल जो आवागमन है इसको बढ़ावा मिलेगा, मतलब लोकल कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगा। क्या होगा? इससे लोकल कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने ही रखने हैं, तो आपको क्वेश्चंस अगर डिटेल में भी आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। और ये हाल ही में अपना सेवा शुरू करने जा रहा है और ये लखनऊ और नोएडा को अपना हब बनाएगा। लखनऊ और नोएडा इसका क्या बनने वाला है? हब बनने जा रहा है, हब। आपको इतना याद रखना है, मतलब इससे कम आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप सीधा ये पढ़ के जाइएगा और थोड़ा सा भी अंदर का पूछ देगा कि ये क्यों शुरू हुआ, ये कहाँ का पहला एयरलाइन है, तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए डिटेल्ड स्टडी कीजिए। अब इसमें आप एक चीज़ और जान सकते हैं, विमानन। हम कुछ स्टैटिक भी क्लियर करते चलेंगे। इसमें विमानन मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ये बात कर रहा है। तो अभी कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर? सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर। आप वीडियो को देखिएगा तभी याद रहेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए। तो अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है किंजारापू राम मोहन नायडू हैं। तो आप किंजारापू को साइड किया कीजिए। आपको जो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में मतलब दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा, आपको तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में पूरा नाम दिया रहेगा ना, तो आप राम मोहन नायडू याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? अगर आप देखिए, अगर आपको ये पता है कि बोस्टन कहाँ है और लॉस एंजलिस कहाँ है, तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। बोस्टन और लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में है। ये क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। अगर आप थोड़े से डिटेल, अगर आप रट के जाएंगे, अगर याद आएगा नहीं आएगा तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अगर पता है बोस्टन कहाँ है, लॉस एंजलिस कहाँ है, तो इसका आंसर आप सही कर पाएंगे। अब देखिए, अब बोस्टन ऑप्शन आया तो मैं आपको एक हिस्ट्री का फैक्ट बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम देना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो आप जानते रहिए। बोस्टन क्या है ना, बोस्टन टी पार्टी हुआ था। ये बोस्टन शहर इसके लिए फेमस है। बोस्टन टी पार्टी यहाँ हुआ था। यहाँ हुआ क्या था, ब्रिटिशर जो है ना, ये क्या करते थे, चाइना और इंडिया से चाय लेते थे और वहाँ 10 गुना रेट में अमेरिका में बेच देते थे। तो एक बार वहाँ के लोगों ने क्या किया, पूरा चाय को समुद्र में फेंक दिया और बोला नो टैक्सेशन। अमेरिका से ये दिया गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। नो टैक्सेशन विदाउट मतलब जब तक मेरा प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। ये जरूर आपको देखना है, 2024 का पूछ रहा है, 26 का पूछ रहा है। 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में किया जाएगा। स्कॉटलैंड का आप लोकेशन जानते हैं, ये ब्रिटेन द्वीप है। ये ब्रिटेन द्वीप है, इस पर 3 कंट्री है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। और हम भारत पे ये तीनों ने मिल के राज किया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार बोलते हैं हम लोग। इंग्लैंड सरकार नहीं बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ये तीनों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ने मिल के किया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्कॉटलैंड की कैपिटल जो है वो एडिनबर्ग है, एडिनबर्ग। लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन है? ग्लासगो है, और फेमस भी ग्लासगो ज़्यादा है। अब स्कॉटलैंड से हम क्या हिस्ट्री से क्या रिलेट कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एओ में जो थे, जिन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया था, कब किया था? 1885 में। ये स्कॉटलैंड के ही थे, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में कितना रुपया दिया गया है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा
79,156। आप ये देखिए 156 में कहीं भी चेंजिंग किया है ऑप्शन में, एग्ज़ाम में भी नहीं करेगा। आपको याद रखना है 79,000 करोड़ रुपये। आपको क्या याद रखना है? बस 79,000 करोड़ रुपये। क्योंकि आप चीज़ों को जितना शॉर्ट करेंगे ना, आपके माइंड में उतना सेट रहता है वो, और जितना लॉन्ग टाइप से पढ़ेंगे आप भूलते जाएंगे। तो याद रखिएगा 79,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है। अब हमसे बात पूछा जा रहा है कि ये जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना है क्या? तो ये जनजातीय बहुल गांव, मतलब जहां बहुत ज़्यादा जनजाति है जिस गांव में, और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 30 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, 30 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। आप चीज़ों को याद करते चलिएगा, सब आएगा क्वेश्चन में, कहीं से भी आ सकता है। एवरीथिंग्स अंडर सन कैन कम्स यू अंडर योर एग्जाम। तो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने? 549 जिले। आपको 549 जिले, 63,000 गाँव, 63,000 गाँव के 5 करोड़ से भी अधिक, 5 करोड़ से भी अधिक जनजातियों को लाभान्वित करेंगे। जनजातियों को लाभान्वित करेंगे, मतलब इससे जो लाभ होगा इस योजना से 5 करोड़ से भी ज़्यादा जनजातियों को लाभान्वित तो करेंगे ये योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? अब ये नगर वन योजना आपसे पूछा, नगर वन योजना है क्या? तो ये भारत भर के शहरों में हरित पट्टी को विकसित और मजबूत करना है। इस नगर वन योजना के माध्यम से जो भारत है उसको हरित, हम लोग का लक्ष्य है ना 2070 तक कार्बन फ्री हो जाना, उसी के पहल में ये एक कदम उठाया गया है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया, ये कौन मंत्रालय शुरू किया? नगर वन से आप रिलेट कर सकते हैं, वन यहाँ साफ लिखा हुआ है, वन तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2027 तक 10,000 नगर वन योजना के तहत नगर को वन, मतलब नगर में वन लगाना है। क्या लक्ष्य है? 2027 तक 10,000, इतना आपको याद रखना है। अब मंत्रालय का नाम आया तो एक बार मंत्री भी देख लीजिए। यह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल ग्रामीण विकास, मतलब रूरल डेवलपमेंट के मंत्री। और ये पर्यावरण मंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो ये शिवराज सिंह चौहान। देखिए ऐसा स्टडी कीजिए कि अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आप आगे का जब एसपीडी सॉल्व करें तो आपको खुद क्वेश्चन आता रहे। जैसे एसपीडी का जो एक क्वेश्चन है बाद में है कि कितने मुख्यमंत्री को केंद्र मंत्री बनाया गया, कितने पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्र मंत्री बनाया गया। तो देखिए यहाँ से आपका 2 हो गया, ये हरियाणा के पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर, और ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐसे कर करके आपके फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आप जानते हैं भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। आप सारे फैक्ट्स को जब याद करेंगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस लगेगा। कपड़ा मंत्रालय कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। तो ये देखिए इसका इंग्लिश होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
एक एक्सियोम 4 मिशन है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AX4 भी कहते हैं, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कौन करने वाले हैं, तो ये अभी शुभांशु शुक्ला इसका संचालन करेंगे इस मिशन का। और इसमें अन्य इनके अलावा 3 और मेंबर हैं, जो है प्रेगी वेटसन, मतलब 4 लोगों का समूह जो है ये इस एक्सियोम 4 मिशन में है। कितने लोगों का, 4 लोगों का, आपको याद रखना है। शुभांशु शुक्ला प्लस 3, प्रेगी वेटसन, स्टावज उजना स्की और तिबोर कापू। आप इसको बस एक बार देख लीजिएगा हल्के आंखों से कि ये 3 कौन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो आप लोग अभी न्यूज़ में ये आया ही था, अतिशी मरलेना इसका आंसर हो जाएगा। अतिशी मरलेना ये अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई और दिल्ली की ये तीसरी मुख्यमंत्री हो जाएंगी और भारत की 17वीं मुख्यमंत्री। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि दिल्ली की ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी दिल्ली की, और भारत की ये 17वीं महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। और दिल्ली की इससे पहले जो थी पहली मुख्यमंत्री, ये सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज, और दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। तो आपको यहाँ से ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। और ये किस सीट से, अतिशी मरलेना किस सीट से विधायक बन के चुनी गई थी, तो ये कालिका जी, आपको याद रहेगा, कालिका जी सीट से, कालका जी सीट से ये चुनाव जीती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के धनुष लोगानोथन ने कौन सा पदक जीता है, तो भारत के धनुष लोगानोथन ने कौन सा पदक जीता है। नाम है धनुष, लेकिन ये रिलेटेड किससे हो जाएंगे, ये रिलेटेड हो जाएंगे वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। मैंने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये आयोजित कहाँ हुआ है ये याद रखना है आपको। तो इसका आयोजन स्पेन के लियोन शहर में हुआ, स्पेन के लियोन में इसका आयोजन हुआ। और किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो 55 केजी इवेंट आपको याद रखना है। इतने फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखना है, आपका क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। आप करंट अफेयर्स में 90 मार्क्स ला पाएंगे, 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर इस तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में जाके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो मैं भी रट देता, आता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल किसने जीता, आंसर बोलता, बस आगे चला जाता। लेकिन थोड़ा आपको चीज़ों को क्यूरियसिटी आपके अंदर होना चाहिए जानने का, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल किसने जीता है। तो देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, एक होता है मिस इंडिया यूनिवर्स। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल ये अभी 24 वर्षीय ध्रुवी पटेल ने जीता है। इसको किसने जीत लिया है, ध्रुवी पटेल। और ये यूएस में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। तो इंडियन डायस्पोरा इसको बोलते हैं, जो लोग भारत के होके बाहर रहते हैं उसको इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। जबकि मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अभी हाल ही में रिया सिग्ना ने जीता है। ये गुजरात से हो जाएंगी। इस बार जो हम लोग ये मिस यूनिवर्स का आयोजन होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगी रिया सिग्ना। तो दोनों फैक्ट्स याद रहेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने, और मिस इंडिया
मिस इंडिया यूनिवर्स किसने जीता है, तो ये रिया सिग्ना ने। आप जब रिलेट करके याद रखेंगे तब याद रहेगा, नहीं तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड आएगा, आप रिया सिग्ना टिक लगा के आ जाएंगे। एग्ज़ाम प्रेशर तो अलग होता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 हाईटेक नर्सरी। 73 हाईटेक नर्सरी। अब आपने यही तो याद कर लिया कि 73 हाईटेक नर्सरी उत्तर प्रदेश सरकार खोलने, लेकिन हाईटेक नर्सरी होता क्या है, मतलब नॉर्मल नर्सरी और हाईटेक नर्सरी में डिफरेंस क्या है। तो नर्सरी में क्या होता है ना, हम लोग सीडलिंग मतलब बीज खरीदते हैं, किसी प्लांट का सैपलिंग खरीदते हैं, प्लांटिंग मतलब छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं। लेकिन आपको मैं लिख ही देता हूँ, नर्सरी में जो है वो मेनली जो होता है हम लोग सीडलिंग सैपलिंग या फिर प्लांटिंग मतलब छोटे पौधे ये खरीदते हैं कहाँ, गार्डन और ऑर्चार्ड्स में लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हाईटेक नर्सरी जो है, हाईटेक नर्सरी, इसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कि इसमें ये बहुत अंडर प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, मतलब सरकार के देखरेख में पौधा उगाया जाता है। बीजों से यहाँ पौधा उगाया जाता है या फिर किसी अन्य वेजिटेटिव मेथड से। इसमें क्या यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि पॉल्यूशन मतलब आपके नदी को प्रदूषित होने से बचाते हैं, नदी को प्रदूषित होने से बचाते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं। और इसमें जो है ये इसके मुकाबले जो नॉर्मल नर्सरी और हाईटेक नर्सरी में, ये हाईटेक नर्सरी 5 से 8 गुना उपजाऊ होता है। तो इतने फैक्ट्स आपको क्या करना है, एक बार ये नोट्स रखना है आपको अपने पास, आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है, तो 73 हाईटेक नर्सरी। नर्सरी क्या होता है, सीडलिंग सैपलिंग प्लांटिंग होता है वहाँ, और हाईटेक नर्सरी में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम लोग पौधे उगाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड कंट्रोल्ड मेथड से होता है। और इससे क्या होता है, नदी प्रदूषित नहीं होती और 5 से 8 गुना ज़्यादा उपजाऊ होता है ये नर्सरी के तुलना में। बस इतना याद रखना है। मैं एक ऐसा भी वीडियो लाऊंगा जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा ना, तो मैं याद करवाऊंगा आपको ऑन लाइव आके याद करवाऊंगा क्वेश्चन की याद करने का क्या तरीका है, सब बताया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पहले आप चीज़ों को समझिए, और आपको अच्छा लगे वीडियो, मतलब समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे वीडियो ऐसे ही ला सकूं। मैं साइंस का भी मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखा हूं, जो आप लोग को तैयार करवाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे कुष्ठ रोग का इंग्लिश नहीं, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा बीमारी है। तो कुष्ठ रोग का इंग्लिश क्या होता है, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो हाल ही में WHO ने, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त का प्रमाण दे दिया है। अब इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग भारत से रिलेट करते हैं। भारत 2013 में, याद रखिएगा, भारत 2013 में पोलियो मुक्त हो गया था। ये क्वेश्चन स्टैटिक के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। कब हो गया था, 2013 में। और भारत ने 2025 में टीबी मुक्त होने का दावा किया है। टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, दावा क्या किया, लक्ष्य रखा है। और 2030 में मुंह पका और पैर पका, मुंह पका और पैर पका, ये क्वेश्चन आपके SPD में आगे दिया हुआ है। तो आप अगर चीज़ों को समझते चलेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको याद होते चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुट एंड माउथ डिजीज। याद रखिएगा, फुट एंड माउथ
डिजीज, डिजीज इसको बोलते हैं। तो इतने फैक्ट्स याद रहेंगे। अब टीबी मुक्त कब हो जाएगा भारत, आपको याद ऐसे करना है। पोलियो मुक्त कब हुआ था भारत, 2013 में। टीबी मुक्त कब हो जाएगा, 2025 में। मुंह पका और पैर पका मुक्त कब हो जाएगा, 2030 में। ऐसे एक दो बार पढ़ लेना है, बस आपको याद हो जाएगा। अब टीवी से मैं आपको एक रिलेट करके बता सकता हूँ। पाकिस्तान के जो स्थापना किए थे जिन्ना, वह इसी बीमारी से मरे थे, ट्यूबरकुलोसिस। मोहम्मद अली जिन्ना को टीवी ही हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में उग्रवादी कुछ ज़्यादा, आप हाल फिलहाल में सुने होंगे, मणिपुर का जो दो समुदाय है, कुकी और मेताई समुदाय, इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा था। तो ये उग्रवाद मुक्त, ये न्यूज़ है। मैं डिटेल इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने हाल ही के न्यूज़ में 4-5 दिन पहले भी कुछ उग्रवादी घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं। तो इसका आप आंसर सीधे याद रखिए कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने मुक्त। आपको इसको याद रखने का ट्रिक ये है, सबसे ज़्यादा उग्रवाद कहाँ हो रहा था, आपको न्यूज़ में अभी करंट में आ ही रहा होगा, आपको पता ही होगा कि मणिपुर में। तो उग्रवाद मुक्त भी कौन हो गया है, मणिपुर। उग्रवाद जहाँ कुछ होगा वहीं तो वो मुक्त होगा। अब अगर भारत में पोलियो हुआ तब तो पोलियो मुक्त हुआ, तो उग्रवाद हुआ मणिपुर में, तो उग्रवाद मुक्त भी हुआ मणिपुर। बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। हमसे पूछ रहा है कि अभी जो ऑस्कर होने वाला है, ये 97वां ऑस्कर होने वाला है। अभी 97वां संस्करण इसका होने वाला है, 97वां ऑस्कर। इसमें जो है भारत के तरफ से किस फिल्म ने ऑफिशियल एंट्री की है, ऑफिशियल का, तो इसमें लापता लेडीज, ये मूवी का आप नाम हालों में न्यूज़ में भी सुने होंगे। लापता लेडीज़ ने इसमें ऑफिशियल एंट्री की है भारत के तरफ से। अब इसके निर्देशक कौन है, आपसे अगर इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इस फिल्म के निर्देशक कौन है, मतलब डायरेक्टर कौन है। तो आपको याद रख लेना है निर्देशक का नाम। इसके निर्देशक किरण राव हो जाएंगे, किरण राव। बस ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो भारत के लिए बहुत गौरव वाला बात था कि हम लोगों ने महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। भारत के चेस महिला टीम ने भी और भारत के पुरुष टीम ने भी, दोनों ने स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है। और ये फिडे चेस, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी चेस ओलंपियाड या किसी गेम का है तो ये जरूर याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बस ये कि भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता, तो आपको याद रखना है महिला और पुरुष दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, एग्जाम और क्वेश्चन में बहुत हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़ में हाईलाइटेड था। महिला टीम ने अजरबैजान को हराया था, अजरबैजान को, और पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया था। दोनों याद रखिएगा, महिला टीम ने अजरबैजान की टीम को हराया था और पुरुष ने स्लोवेनिया की टीम को हराया था। और ये इसका आयोजन हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। बस इतना याद रखना है, हो गया आपका। इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैंने फैक्ट उसी में ऐड किया है जिसमें क्वेश्चन डिटेल से आ सकता है। बहुत प्रीवियस ईयर्स का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देख के तब ये मैंने ऐसा पढ़ाया है, वही चीज़ जोड़ा है जो एग्ज़ाम में आता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 का मतलब नेक्स्ट ईयर आईफा कहाँ होगा।
तो नेक्स्ट ईयर आईफा का आयोजन जो है वो भारत के जयपुर में होगा, जयपुर में। और जयपुर भारत का दूसरा शहर बनेगा, दूसरा शहर हो जाएगा जिसमें ये आयोजन होगा। पहला शहर क्या कौन था? मुंबई में हुआ था 2019 में, और ये 19वां संस्करण था। अब देखिए आपसे अगर पूछ लेता है, ऐसा तो पूछेगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछता है आईफा का अभी कौन सा संस्करण हुआ है, तो आईफा का जो पहला संस्करण था ना, ये 2000 में, पहला संस्करण ये 2000 में लंदन में हुआ था। तो पहला अगर 2000 में हुआ तो दूसरा तीसरा तो अभी 24वां हुआ होगा, 2024 है तो 24वां हुआ होगा। कहाँ हुआ है 24वां संस्करण? कहाँ हुआ है अभी हाल ही में? तो ये हुआ है आपको अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में। और इससे अगर दो फैक्ट आप रिलेट करना चाहो तो इसमें होस्टिंग जो है, कुछ भी देखिए एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। अभी इतना हाई कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है ना कि आपसे एग्ज़ाम में आपको ये न्यूज़ दे दिया, अब वो एग्ज़ामिनर ये देखना चाहता है आपने न्यूज़ को ऊपर से पढ़ा है या एक बार उसके गो थ्रू किया है। तो इसमें होस्टिंग हो जाएगा। होस्टिंग किसने किया था? करण जौहर और शाहरुख खान। और इनका साथ निभाया था विकी कौशल ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? इस बार का जो आईफा हुआ 24वां आईफा में, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कहाँ मिला, किसको मिला है? तो यह मिला है शाहरुख खान को। और बेस्ट फीमेल एक्टर तो ये मिल गया है रानी मुखर्जी को। बहुत साल बाद ऐसा हुआ जब दोनों को मिला है, पहले मिलता था इन लोगों को, मतलब दोनों के ग्रुप को। रानी मुखर्जी को पहले बहुत मिला करता था। तो बेस्ट फीमेल का रानी मुखर्जी को और बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान को। आपको बस इतने फैक्ट्स यहाँ से याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। और इसमें जो मैंने ये पहला बताया 2000 आप याद करते होंगे इस बार का कितना संस्करण हुआ? 24वां संस्करण। आपको ये नहीं याद होता होगा कि 2000 में पहला हुआ था तो 24 में 24वां होगा, 25 में 25वां होगा, ऐसे करके आप अब पढ़िएगा तो ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? देखिए अभी इस लाइन में श्रीलंका बहुत आगे रहा है, पुरुष में भी और लेकिन आप इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करके चलिए। नेगलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि ये डाटा हमेशा चेंज होते रहता है। अब जो डाटा चेंज होता है ना, उससे क्वेश्चन जो है आपको, जैसे आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, ठीक है, या फिर अभी 17 नवंबर को है बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा तो सितंबर का पूछेगा, फिर अक्टूबर का पूछेगा, सितंबर वो भी बहुत, सितंबर का पूछ ले वो भी बहुत है। ये डाटा चेंज होते रहता है, ये इसलिए ये अक्सर पूछता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब हम शूटिंग का बात कर रहे हैं, एयर पिस्टल बोलने का मतलब यही है ना, हम शूटिंग का बात कर रहे हैं। इसमें स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो इसमें किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनमोल जैन ने अभी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये टॉप गन कप का आयोजन हुआ कहाँ है? गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में। आपको बस दो फैक्ट यहाँ से याद रखना है, मतलब किस इवेंट में जीता है, तो 10 मीटर एयर में पिस्टल इवेंट में। आपको इवेंट भी याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये ना रहे। तो अनमोल जैन ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बस आपको इतना बोल के 1-2 बार पढ़ लेना है कि अनमोल जैन ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? अब ये कितना नॉर्मल करके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस जहाज़ से जाएंगी। सबको पता होगा INS तारिणी।
इस क्वेश्चन को एकदम डीप थ्रू जाइएगा इसके, क्योंकि अभी क्वेश्चन 2 जो है ना बहुत पूछा जा रहा है, एक अंतरिक्ष से रिलेटेड, एक सागर से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ भी हो रहा है तो इससे बहुत डीपली पूछा जा रहा है। तो आप देखिए 2 महिला कमांडर गई है, कमांडर रूपा और दिलना, और ये किस सेलबोट से, मतलब सेलबोट को बोलते हैं जलयान, जलयान। तो ये INS तारिणी से। अब ये INS तारिणी जो है ये कब से कमीशन्ड, मतलब कब से ये वर्क में लाया गया, तो ये 18 फरवरी, बहुत परीक्षणों के बाद इसको वर्क में लाया गया 18 फरवरी 2017। तो आपको 18 फरवरी नहीं याद करना है, ये कमीशन कब हुआ था, 2017 याद करना है। और पहला सेल बोट, ये भारत का दूसरा सेल बोट है, याद रखिएगा, दूसरा जलयान है, दूसरा। पहला जो था, पहला ये INS महादेई, महादेई, ठीक है, आपको याद रखना है। और अभी आप कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में सुने होंगे कि 6 महिला टीम भी गया था सागर, नाविका सागर परिक्रमा में, और ये दूसरा नाविका सागर परिक्रमा है। और सबसे पहले जो भारतीय, मतलब जिन्होंने पूरे विश्व का को सेल किया था सेलबोट से, वो थे दिलीप डोंडे, दिलीप डोंडे। और अभी इनको ट्रेनिंग भी यही दिलीप डोंडे, अभी जो ये 2 महिला जा रही है ना, रूपा और दिलना, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना, इनका ट्रेनिंग भी इन्हीं ने करवाया है, दिलीप डोंडे। और देखिए एक अभिलाष टॉमी भी थे, अभिलाष टॉमी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन पहले गए थे, अभिलाष टॉमी। ये आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं कि INS तारिणी को कब लाया गया वर्क में, अभी कौन गई हैं नाविका सागर परिक्रमा। और ये ऐसे नहीं कि ये, इसमें बोला गया है कि रोम इज़ नॉट मेड इन अ डे, मतलब रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया था। वैसे ही ये 3 साल से ट्रेनिंग कर रही थी यहाँ, मतलब इस परिक्रमा के लिए 3 साल का ट्रेनिंग है। और इससे क्या पता चलता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो इससे ये पता चलता है कि भारत जो है ना अभी ये सागर में अपना मैरीटाइम एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, मतलब अपना सागरीय एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और महिलाओं के जाने का मतलब है कि ये भारत असमानता, इनइक्वलिटी को भी दिखा रहा है कि भारत से अब इनइक्वलिटी ख़त्म किया जा रहा है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो पहले क्वेश्चन था इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरुष के, सेम क्वेश्चन है किस, ये भी श्रीलंका के ही हो जाएंगे, मतलब पुरुष, उसमें महिला पूछ रहा था, इसमें पुरुष पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा दुनीत वेलांगे, ये भी श्रीलंका के ही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बोल के आपको, आप नेगलेक्ट करके चलिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जो 1 लाइनर का क्वेश्चन है उसको 1 लाइन के फॉर्म में पढ़िए। आप जाते हैं SPD पढ़ के चले जाते हैं, एडिटेरिया रट के चले जाते हैं और बोलते हैं कि SPD से क्वेश्चन नहीं आया। SPD को तो मार्क्स लाना नहीं है, SPD को जॉब लेना नहीं है, तो वो तो अपना बुक निकाल दी। आपका काम है ना डिटेल स्टडी करें ना। BPSC बाउंड है कि SPD से ही पूछेगा, हाँ ऐसा रहता कि इसी 1200 क्वेश्चन में से पूछना है तब वो पूछता, वो भी बाउंड नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम बाउंड नहीं है। तो आप थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी कीजिए, करेंट इवेंट्स बदलेंगे नहीं, करेंट इवेंट्स वही रहेगा, बस आपको थोड़ा डिटेल देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये हरियाणा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को उड़ीसा ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। अब ये इसको क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों था मनकीड़िया समुदाय? क्योंकि इनको हैबिटेट राइट मिला है अंडर फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, अंडर FRA लिख सकते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको हैबिटेट राइट मिल गया है। ठीक है, और ये अब इतना ज़्यादा
ये न्यूज़ में था तो आप डेट भी याद रख सकते हैं। ये कब मिला है? तो 22 सितंबर को मिला है। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा एक लाइन में कि मनकीड़िया समुदाय, जो कि उड़ीसा का आदिवासी समूह है, इसको हैबिटेट राइट मिल गया है 22 सितंबर को भारत सरकार द्वारा। हो गया बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां IFFI महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या आपसे पूछ रहा है? IFFI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म जो बनता है ये पहले जान लीजिए। इंटरनेशनल, कई बार चीज़ें आपको आती रहती है लेकिन फुल फॉर्म नहीं आता है तो आपको पता ही नहीं लगता है पूछा क्या है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको याद रहेगा या फिर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ। आप थोड़ा टाइम देना होगा तभी आपको करंट अफेयर्स में नंबर आएगा, क्योंकि हर साल इससे जो क्वेश्चंस का रेशियो है ये बढ़ते ही जा रहा है, इसका और साइंस का। तो इन दोनों पे आप जो हिस्ट्री आप पढ़े हैं, पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा या फिर पढ़ के रखे हैं, वो तो एकदम निश्चित है कि वही रहना है। चेंज दो ही चीज़ में होता है, एक टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक के मामले में और एक करंट अफेयर्स। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अब देखिए इससे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो ये कहाँ आयोजित होना है? तो आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो इसका नाम ही है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। याद रहेगा, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसलिए इसका आयोजन भी कहाँ होता है? गोवा में होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि गोवा में इसका आयोजन होता है। हाँ, कब से कब होगा? तो ये 20 से 28 नवंबर में को होगा। 20 से 28 नवंबर आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। कब होगा? 20 से 28 नवंबर। आप ऐसे पढ़ा कीजिए, आप यही नोट्स रखिएगा। आप बोलिएगा 55वां छोड़ दीजिएगा, आप बोलिएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा। या फिर उससे भी अच्छा तरीका है, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कब होगा? तो 20 से 28 नवंबर। तब कहाँ याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दिल्ली में होता है, हर साल दिल्ली में होता है। वर्ल्ड फूड इंडिया, विश्व खाद्य इंडिया, इसका आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। बस आपको एक लाइन में याद रखना है कि विश्व फूड इंडिया का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपसे पूछ रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर शिपिंग मंत्रालय ने किसे। तो हाल ही में अभी देखिए जो ओलंपिक विजेता हैं मनु भाकर, ओलंपिक मेडल विजेता मनु भाकर, जिन्होंने 2 पदक जीता था, 2 कांस्य पदक ओलंपिक में, तो इन्हीं को अब शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रहेगा, नीरज चोपड़ा से आप रिलेट कर सकते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल ओलंपिक। लेकिन क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछने का चांस है वो पूछेगा आपको डायमंड लीग से जीता है। याद रखिएगा, डायमंड लीग में क्योंकि ओलंपिक के बाद हुआ है, तो डायमंड लीग में इन्होंने क्या जीता है? इसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता है। नवदीप सिंह कौन हो जाएंगे? ये भी जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक। तो ये भाला फेंक पैरा जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक। तो इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक में। तो इनका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, आपने शायद देखा हो। सूर्य कुमार यादव, ये इन्होंने विश्व कप को कैच कर लिया था, विश्व कप 2020 को कैच कर लिया था। याद आ गया होगा कुछ। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, देखिए चीज़ों को ऐसे पढ़िए कि आपको लगे कि हाँ इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं खुद को।
अब सिर्फ पढ़ने की तरह पढ़िएगा करेंट अफेयर्स को तो ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मन लगा के पढ़िएगा, आप इंटरेस्ट लेने लगेगा, आपको पता चल गया नाविका सागर परिक्रमा हो रहा है, अब आपको खुद अंदर से क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आपको जानना है कि कौन जा रहा है, कितने दूर का सफ़र करना है। तो ये 22,000 किलोमीटर का सफ़र होगा उन लोगों का। तो ये सब खुद से अपने खुद सर्च करने का मन करेगा कि थोड़ा और देखते हैं पहली बार कौन गया था, ऐसे होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला है एक सागर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर सागर से कुछ रिलेटेड है और कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2104, आपको 2104 याद रखना है, न 0.6 छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे ऑप्शन में पॉइंट के बाद सेम ही ऑप्शन रहता है। तो कितने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने पैसे मिले हैं, आपको ऐसे ही याद रखना है। चंद्रयान 4 मिशन को कितने पैसे मिले हैं? 2104 करोड़। और इसरो को इसके साथ साथ और 3 मिशन के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। एक है इसमें VOM, जिसको शुक्रयान मिशन भी बोलते हैं, शुक्रयान। अब शुक्रयान भी बनाएगा भारत। और एक मिला है गगनयान, गगनयान मिशन। और एक जो है भारत 2000 टारगेट है 2035 तक भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 2035 तक भारत का खुद का होगा, मतलब टारगेट ये रखा गया है। तो ये 4 मिशन हो गए, आपको चारों याद रखना है। इस बार जो चंद्रयान मिशन है मेनली है वहाँ के मिट्टी को लाना है, वहाँ के मिट्टी को लाना है और उनका विश्लेषण करना है, मतलब जानना है कि मतलब उस पर स्टडी करना है। हो गया, तो ये आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? अभी बात चल रहा है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये समिति रामनाथ कोविंद इसके हेड है। समिति के हेड कौन बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। अब एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? तो ये जैसे देखिए हम लोग के देश में इलेक्शन ऐसे होता है कि पहले जैसे लोकसभा का हो गया, कभी किसी विधानसभा का हो रहा है, कभी किसी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन में और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो सरकार बोल रही है, सरकार का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, मतलब या तो एक ही दिन में चुनाव करवा दिया जाएगा या फिर कोई, या तो एक ही दिन में या फिर मैं एकदम आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जैसे आप लोग पढ़ना पसंद करते हैं, एक ही दिन में या फिर एक लिमिटेड टाइम, सीमित समय में, लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको एक ही दिन में या फिर सीमित समय में इसको मतलब चुनाव करवा देना है, ये है। तो इसके जो बनाए गए थे रामनाथ कोविंद। अभी आता है ये समिति का गठन हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023, याद रखना है आपको। इस समिति का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 2023। उद्देश्य आप जान ही गए क्या है, कब हुआ था जान गए, और इस समिति के हेड कौन है? रामनाथ कोविंद है। बस, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप एकदम एक लाइन में याद कीजिए क्योंकि भारत के लिए यही बहुत बड़ा बात है। तो इससे आपको डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। ये एयरलाइन के मामले में महिला पुरुष से आगे निकलते जा रही है, महिला जो है वो पुरुष से आगे निकलते जा रही है एयरलाइन के मामले में, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NPS वात्सल योजना को लॉन्च किया है? देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे ही नहीं, आप अगर आसपास चाहो तो इस खबर को फैला भी सकते हो, इसको मतलब सबको इससे परिचय करा सकते हो इस योजना से कि इसका सब लाभ उठा सके।
ये एनपीएस वाज नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल योजना है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य जो है बच्चों के आर्थिक स्थिति को भविष्य में ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को भविष्य में ठीक करने के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें जैसे अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट पढ़े नहीं होंगे अभी तक डिटेल से, इसको बहुत कोई समझ रहा है कि सरकार, मैंने कितने को सारे कमेंट्स देखे हैं कि सरकार कितना पैसा देगी बच्चों को। इसमें सरकार पैसा नहीं देगी, बच्चे का एक अकाउंट खुलेगा। मान लीजिए कोई एक्स नाम का बच्चा है जिसका अकाउंट खोला जाएगा अकाउंट, और उसमें पेरेंट्स को हर मंथ कुछ इन्वेस्ट करना है, मतलब अकाउंट में पैसे डाल देना है। अभी तो वो इन्वेस्टिंग के फॉर्म में जाएगा, तो अकाउंट में कुछ पैसे डाल देना है। और जब तक बच्चे 18 साल की उम्र की ना हो जाए, 18 साल तक ये डालना है, और 18 साल के बाद वो कभी भी पैसे को निकाल पाएंगे। अब इसमें गवर्नमेंट जो है एक पैन कार्ड, याद रखिएगा पैन कार्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है, पैन कार्ड बच्चों को देगी, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये देखिए, मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूँ। इसको रब कर दूँ क्या, मैं एक नया नोट्स लेके समझा दूँ? अच्छा, यहाँ समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कोई बच्चा है 3 साल का, ठीक है, मान लेते हैं कोई 3 साल का बच्चा है, तो उसके माता पिता ने क्या किया, उसके अकाउंट में, ये एनपीएस अकाउंट में 15,000 के महीने से शुरू किया, ठीक है, 15,000 का महीना उसमें डालना शुरू किया। और वो बच्चा जब तक 18 साल का होगा तब तक डालते रहना है। तो 15,000 अगर डाला तो 15,000 कितने महीने तक, ये 15 साल तक, तो 15 गुने 12 और गुने 15,000 कर देंगे तो इतना पैसा, तो ये आपका आएगा 15 225 गुने 10 ये 27 लाख रुपए आपको इसमें, अगर 15,000 का महीना डालते हैं तो आपको ये 27 लाख रुपया टोटल हो जाएगा। मतलब अगर 18 साल तक डालते रहेंगे 15 साल तक, तो ये टोटल पैसा आपको कितना इन्वेस्ट करना है पेरेंट्स को, 27 लाख। अब इस पे गवर्नमेंट 14% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, ROR रेट ऑफ रिटर्न कितने दे रही है, 14%, 14% गवर्नमेंट इस पे रिटर्न दे रही है। तो आपको जो 18 साल के बाद मिलेगा वो कुछ 91.93 लैक्स। तो बढ़िया स्कीम है, मतलब न्यूनतम शुरुआत करने के लिए 1,000 रुपया ही काफ़ी है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इसमें नो डाउट बहुत ज़्यादा है। आपको समझ में आया होगा ये योजना है क्या, हल्का फुल्का तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाल में किसने, अब इतना मैंने बता दिया तो आपको पता चल गया फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस योजना को, हालांकि इसका बात बजट में ही किया गया था, लेकिन इसको मतलब उद्घाटन इसका 24 सितंबर को किया गया, बात बजट में इसका किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपसे पूछ रहा है भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि भास्कर पोर्टल है क्या। तो मैं आंसर बता देता हूँ, ये केंद्रीय मंत्री सॉरी पीयूष गोयल इसका राइट आंसर होगा। इसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। अब ये भास्कर से क्या बनता है, मैं इंग्लिश में लिख के आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको हिंदी कन्वर्ट कर लेना। भास्कर, ये BHA जो है ना, इससे भारत, इससे क्या बनता है, भारत। S से बनता है आपको स्टार्टअप, हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। स्टार्टअप, नॉलेज, कैसे बनता है, नॉलेज। ए से एक्सेस, मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूँ।
भास्कर पोर्टल आपको याद करना है। मैं आपको समझा ऐसा दूंगा कि आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम रहेगा नहीं। भास्कर पोर्टल, आप फुल फॉर्म इसका जानेंगे आपको पता चल जाएगा ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है। ये BHA से क्या हो जाएगा, भारत, S से होगा स्टार्टअप, K से नॉलेज, A से एक्सेस, R से क्या हो जाएगा, रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेसर। आपको कुछ पता चल रहा है कि स्टार्टअप के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड तो ज़रूर है। अब ये क्या है, तो ये ना ये एक ऐसा पोर्टल है जो स्टार्टअप, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तीनों को एक साथ ले आएगा। ये तीनों को एक साथ कनेक्ट करेगा जिससे कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्टर रहेंगे, अगर आप स्टार्टअप, आपके पास कोई आइडिया है तो आप इन्वेस्टर के सामने बताइए, इन्वेस्ट, और सर्विस प्रोवाइडर भी साथ में रहेंगे, आपको कोई सर्विस चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है पीयूष गोयल के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो नेचुरल हजार्ड्स हो जाते हैं ना, नेचुरल डिजास्टर, तो आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल डिजास्टर के लिए जो लोग प्रभावित होंगे इससे इनको कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो ये 12,554 करोड़, 12,554 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें कुछ समझने को नहीं है, क्योंकि बाढ़, भूकंप, ये सब जितने नेचुरल हजार्ड्स हैं उसके कारण जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए कितना रखा गया है पैसा, 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना पैसा अगर लगा के एक बार, जैसे हम लोग के बिहार में क्या है समस्या, कोसी नदी का समस्या है, कोसी नदी, और सिर्फ बाढ़ से लड़ने के लिए केंद्र ने दिया है 11,500 करोड़। एक बार इसका दुगना या तिगुना खर्च करके अगर बनवा लिया गया रहता तो हर साल ये इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आता। पता नहीं सरकार क्या सोचती है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। ये आपको 1 लाइन के फॉर्म में याद करना है, इसमें कुछ बताने को नहीं है। ये कौन बन गई है, सलीमा इम्तियाज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है, सलीमा। इसको तो आपको ऐसे ही याद करना है। आपको नॉर्मली क्या मतलब आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, ये क्वेश्चन जब आप रिवाइज कर रहे हो कि पहली पाकिस्तानी अंपायर कौन बनी है, सलीमा इम्तियाज, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल इसमें 29 पदक जीत लिए हैं। ठीक है, अब ये पेरिस पैरालंपिक का बात है, मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मैं अलग से एक क्लास ला रहा हूँ। मतलब अलग से इस पर एक सेशन ही रहेगा जो पूरा डिटेल्ड में उसमें बताया जाएगा पेरिस पैरालंपिक के बारे में। पेरिस पैरालंपिक, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, फिर मैं आगे वीडियो लाते रहूँगा। तो इस पे पूरा डिटेल ओलंपिक प्लस पैरालंपिक दोनों हम लोग अच्छे से एकदम कवर करेंगे, क्योंकि उससे मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन था पेरिस पर खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है। कितने गोल्ड है, 7 गोल्ड। और ओलंपिक में हमने टोटल कितने मेडल जीते थे आपको कमेंट करके बताना है। ओलंपिक का कमेंट आपको करना है कि ओलंपिक में हमने कितने पदक जीते थे, और मतलब सारे खिलाड़ियों का नाम बताना है किसने कौन सा पदक जीता था और किस इवेंट में जीता था। सारा एक एक वर्ड करके लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, इसका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे। तो ये अगर ऐसे ही याद नहीं रहे ना तो आप ऐसे ही याद रखा कीजिए। इंजीनियर टीचर्स डे किसके याद में,
तो राधा कृष्णन के याद में। इंजीनियर्स डे किसके याद में? विश्वेश्वरैया के याद में। और ये विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका और तंजानिया है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। श्रीलंका एक बार देख लीजिएगा, तंजानिया इसमें भी मनाया जाता है 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे। ठीक है, अब मैं एक छोटा विश्वेश्वरैया के बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार 1908 में हैदराबाद में एक भीषण बाढ़ आ गया था और वहाँ के जो निज़ाम थे वो बहुत परेशान हो गए थे कि शहर को कैसे बचाया जाए। तो वो विश्वेश्वरैया के पास गए और बोले कि कोई तरकीब निकालिए और शहर को कैसे भी बाढ़ से बचाइए। तो उस समय 1908 की मैं बात कर रहा हूँ, 1908 में विश्वेश्वरैया ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। और देखिए देशभक्ति, उस टाइम में इन्होंने सीवेज जो गंदगी निकलेगी ना, सीवेज स्टोरेज रिजर्वायर, ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज रिजर्वायर, मतलब जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके। ठीक है, इसे उस टाइम में 1908 में आप सोच सकते हैं, अभी कोसी पे बांध नहीं बन पा रहा है। तो ये सीवेज जो है ना, इसका प्लांट बाहर इन्होंने आउटसाइड सिटी लगवाया था, मतलब शहर के बाहर लगवाया था, ताकि हैदराबाद में जो मूसी नदी है, हैदराबाद में मूसी नदी ये प्रदूषित ना हो जाए। समझिए कितना सोच विचार के उस टाइम के लोग थे। मतलब हम 1908 का बात कर रहे हैं, जिस टाइम थोड़ा भी इंजीनियरिंग का अपने इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं था। और अभी सब कुछ होते हुए भी पुल लगातार गिर रहा है, कंपटीशन चल रहा है पुल में कि हम अब आज गिरेंगे तो तुम कल गिरना, ऐसे टाइप से चल रहा है। अब इससे आपके कितने स्टैटिक क्लियर हो गए ये देखिए, आप खुद ध्यान दीजिए। 15 सितंबर को मैंने क्या बताया, ये मनाया जाता है श्रीलंका और तंजानिया और भारत में क्या मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे। हैदराबाद किस नदी पर है, अब आपको पता चल गया। हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी, आपको याद रखना है। हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा हुआ है, मूसी नदी। आप एक मेरे नोट्स से आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे और आपको याद रहेगा। अच्छा कुछ नहीं, अगर यहाँ से याद भी नहीं रहेंगे, आप सुने अगर एक बार रहेंगे, अगर आपको कभी बुक में नेक्स्ट टाइम पढ़ने को आ जाए तो आप एकदम रिकॉल होगा झट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने ये अभी हाल ही में हुआ है, यूएस ओपन में महिला एकल का, तो इतना आपको पढ़ने का जरूरी नहीं है, आप सीधे याद किया कीजिए कि यूएस ओपन में एकल मतलब महिला कौन जीती है और पुरुष कौन जीता है। तो इसमें महिला जो जीती है ये अरीना साबालेंका। यूएस ओपन का खिताब किस महिला ने जीत लिया है, अरीना साबालेंका। ये कहाँ की है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये बेलारूस की है। जिसके नाम में ही रूस हो वो रसिया का सपोर्टर तो होगा ही ना। तो कहाँ की है, ये बेलारूस की है। और पुरुष का किताब मैंने आगे क्वेश्चन रखा है, हाल ही में किसे, पुरुष का किताब ऐसे आपको बता देता हूँ, यहीं से आप देख लीजिए कि आगे आपको खुद पता रहे। जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर ने। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। महिला का किताब किसने जीता है, तो ये अरीना साबालेंका ने जीत लिया है। पुरुष का किताब किसने जीता है यूएस ओपन में, तो ये जैनिक सिनर ने जीत लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये प्रत्याशा रे को चुन लिया गया है। किसको चुन लिया गया है, प्रत्याशा रे। ये उड़ीसा की है और ये स्विमिंग करती है, स्विमर है, मतलब तैराकी है, तैराकी। अभी जो इसमें कौन सा पुरस्कार मिला है, एकलव्य पुरस्कार मिला है। अब देखिए अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था ना, खेलो इंडिया गेम्स जो है उसके अंदर जो ये आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, कहाँ हुआ था याद है आपको, गुवाहाटी में हुआ था। खेलो इंडिया से तो एकदम याद करके ही जाइएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम हुआ था गुवाहाटी में, इसमें अकेले प्रत्याशा ने 6 मेडल जीते थे,
6 मेडल, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य, मतलब 4 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक था। तो एकलव्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा, स्पोर्ट्स या एडुकेशन। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में कोई अगर एकदम आखिरी परफॉर्मेंस देता है तो ये एकलव्य अवार्ड दिया जाता है। तो किसको मिल गया है हाल ही में, ये प्रत्याशा रे को मिल गया है, याद रखना है आपको। मोहना सिंह के बारे में मैंने अभी बताया था, पहली पायलट बनी है। तेजस की पहली पायलट कौन बनी है, मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया ये तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। और ये कहाँ के हैं, इटली के हो जाएंगे। बस 2 चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ के हैं, जीते हैं तो कहाँ के हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इटली के हो जाएंगे। इस बार G7 का G7 समिट का कौन किया था होस्ट, यही इटली ने ही किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप क्वेश्चन देखिए, कंटेंट समझिए, अगर समझ में आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। आपसे पूछ रहा है एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो इसमें हो जाएंगे रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रणधीर सिंह। आपको ये याद रखना है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, रणधीर सिंह। आप ऐसे 2-4 बार सुबह उठ के एकदम जैसे बोलते हैं ना दवा का डोज लेना है, वैसे ही आप लोग सबसे पहले सुबह उठ के थोड़ा करंट अफेयर्स का डोज लिया कीजिए। तभी जो बीमारी है एग्ज़ाम ना निकलने वाला, ये बीमारी से तभी उभर पाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आपको लगता है कि एग्ज़ाम में बस इतना दे के रहेगा कि रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है, आपसे डिटेल पूछेगा कि अंदर से कि किसको दिया गया है। तो आप देखिए, मैं लिख देता हूँ। पहला हायायो मियाजाकी, ये जापान के हो जाएंगे, जापान। ये क्या मतलब क्या किस फील्ड में इनको दिया गया है, तो ये फिल्म डायरेक्टर और एनिमेटर रह चुके हैं, डायरेक्टर और एनिमेटर रह चुके हैं, एनिमेटर। दूसरे फारवीजा फरहान, फारवीजा फरहान। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख के आप याद कीजिएगा। ये कहाँ के हो जाएंगे, इंडोनेशिया। ये महिला हैं, इंडोनेशिया की हो जाएंगी। थर्ड फुनसो कर्मा, ये कहाँ के, भूटान। और चौथे क्रम के नागियान फियोंग, वियतनाम के। और अलग से एक मूवमेंट को ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये क्लास आप कर रहे हैं तो आगे का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए SPD में 1500 क्वेश्चन रहेगा ना लास्ट मंथ में, तो मैं आपको 800 क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट का 700 आप खुद करेंगे। ये थाईलैंड कंट्री के डॉक्टर्स रूरल मूवमेंट को मिला है। कैसे बताऊं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये कहाँ के, थाईलैंड। मेरे पास स्पेस ही कम है, इसलिए मैं और इलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो आपको बताता। ऐसे मतलब बता दे रहा हूँ, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट के थे थाईलैंड से। अब ये अवार्ड कौन सा है, रेमॉन मैग्सेसे, कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। इस अवार्ड की स्थापना 1957 कब हुआ था, इसका स्थापना 1957 में। कहाँ है,
मनीला के फिलीपींस के मनीला से दिया जाता है। फिलीपींस का राजधानी है मनीला, वहाँ से दिया जाता है। अब उससे एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। फिलीपींस के, आप इतने तो समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन है, ऐसा आगे का मत समझिएगा, ये पिछले क्वेश्चन का नहीं समझ। फिलीपींस के मनीला, और मनीला से आप दो चीज़ रिलेट कर सकते हैं। ये मारियाना ट्रेंच जो है ना, जो पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा खाई है, ये इसी के पास है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, और मारियाना ट्रेंच, ये दोनों यहीं से रिलेट करते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का, इस अवार्ड को एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। और थाईलैंड से क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी हाल ही के न्यूज़ में, मतलब एशिया का ये तीसरा देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। थाईलैंड एशिया का तीसरा देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। और विश्व का ऐसा पहला देश कौन है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था? तो नीदरलैंड हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को सबसे पहले अलाउ करने वाला देश तो नीदरलैंड हो जाएगा। इतना याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये इसका आयोजन जो है सैफ अंडर-20 मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का आयोजन ये नेपाल में हुआ था। क्या हुआ था? नेपाल में। और इसको जीत लिया है बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। ये आपसे वन लाइनर के क्वेश्चन में आएगा, आप सीधा इसको याद करते चलिए। मैंने लास्ट में कुछ मतलब जो वही क्वेश्चन रखा है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, मतलब एक लाइन के फॉर्म में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में लद्दाख, एक महाराष्ट्र से मैं फैक्ट रिलेट कर देता हूँ, अभी कल का ही न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन किया। मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन करने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? लद्दाख में 5 नए जिले बनने जा रहे हैं। तो आप देखिए, लद्दाख में पहले कितने जिले थे? 2, अब कितने बनने जा रहे हैं? 5, तो टोटल हो गया 7। और ये अनाउंसमेंट किया किसने था? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी सूचना दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पैरालंपिक का एक डिटेल्ड क्लास आएगा जिसमें डिटेल से ही पैरालंपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? जिसमें पहले आए ना, वो क्वेश्चन आप खास तौर पे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उसका आने का चांस बहुत रहता है। तो ये जूडो में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ज्योति बेरवाल ने जीत लिया है। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है ये ज्योति बेरवाल ने जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब जो वन लाइनर के फॉर्म में आएगा, मैं देखिए खुद नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम हो, आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, तो ये जो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वैसा ही एकदम बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। आप बस थोड़ा टाइम निकाल के ये देख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जेवलिन थ्रोअर है, पैरा जेवलिन थ्रोअर है। आपको ये भी क्वेश्चन आता है, देखिए जितना कोई पदक जीता है, जितना पदक जीते हैं उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुमित अंतिल किस खेल से, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा जिसमें पूछा जाए सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है। तो जितने पदक तालिका में उत्तीर्ण स्थान पे है ना, उन सब का आ सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंग्लैंड करेगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, यहीं पे खतरनाक टेस्ट हुआ करता था, कुछ याद आ रहा है? मतलब आप लोग तो उस समय बच्चे रहेंगे, लेकिन ऐसा मैच होता था कि लगता था मैच नहीं हो रहा है। इंग्लैंड का एक ग्राउंड था, वहाँ लगता था मैच नहीं हो रहा है, वहाँ मारपीट होता था, मतलब ऐसे बॉल से चोट लगता था सबको। कितने बार सीधा ग्राउंड से पवेलियन नहीं, ग्राउंड से सीधा हॉस्पिटल जाना होता था। तो इस बार फिर कहाँ हो रहा है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आयोजन? इंग्लैंड में। अब तो खैर पिच में वैसा बात भी नहीं रहा, पहले रन्स बन ही नहीं पाते थे। अब नेक्स्ट है, रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित, यह किस देश से संबंधित है? अब मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ये थाईलैंड। और थाईलैंड से मैंने क्या रिलेट करवाया? समलैंगिक विवाह को मान्यता, समलैंगिक विवाह को मान्यता, मान्यता। और सीनावात्रा, मैं कभी भी जो पीएम बनते हैं या प्रेसिडेंट बाहर के, तो उसका एक वर्ड याद रखता हूँ। पैंतगाटन सीनावात्रा यहाँ की पीएम बनी है, तो आप याद रखिए सीनावात्रा। सीनावात्रा यहाँ की सबसे यंगेस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बनी है थाईलैंड की। आपको ये 2 चीज़ याद रखना है। ये सब जो है ना, ये सब आपका क्वेश्चन है जो इस साल पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये हाल ही में समझौता पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया के बीच में हुआ है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय का पदभार कौन संभाल रहे हैं? शिवराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आपको पूरा नाम याद करने का जो है शिवराज सिंह, आप उतना ही पढ़िए जितना में आपका काम चल जाए। अब यूनिसेफ इंडिया, इससे एक क्वेश्चन है कि इन्होंने अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? करीना कपूर को। अब इतना मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग को यूनिसेफ इंडिया के बारे में पता होगा, ऐसे नहीं पता है तो मैं एक बार फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यूएन जहाँ भी आए, यूनाइटेड नेशन, आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेन, ई से एडुकेशन, एफ से फंड। ये कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि आपको यहाँ से याद नहीं करना है। आप खुद यूनिसेफ लिखिए, आप सबको पता होता है, बस थोड़ा थोड़ा भूलते हैं। यूनिसेफ लिखिए और यू से क्या होता है, एन से क्या होता है, आई से क्या होता है, सी से, चीज़ों को जितना छोटा करके पढ़ पाएंगे नहीं। यूएन जहाँ भी रहे आप यूएन को, जैसे यूएनएससी है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनजीए है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूएन को कॉमन रखिए और आगे के वर्ड्स का एब्रीविएट कीजिए। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना का शुरुआत किया है। अब ये सुभद्रा योजना है क्या? आप ध्यान से देखिए, सुभद्रा योजना है क्या? ये योजना महिलाओं के लिए है। सुभद्रा नाम से ही आपको पता चल रहा है महिलाओं के लिए है। अब इसमें महिलाओं को कैसे फ़ायदा होगा?
तो जो भी महिलाएं का एज ग्रुप मतलब उम्र 21 से 60 उम्र तक महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक 5 साल तक 50,000 रुपये देना है। 50,000 रुपया महिला के अकाउंट में मिलेगा। लेकिन ये 5 साल है तो ये 10,000 पर ईयर मिलेगा। 10,000 पर ईयर ये टोटल अमाउंट है और ये 10,000 पर ईयर मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे अगर महिला के फैमिली का आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तब ये इस योजना के तहत नहीं आ पाएंगी। ठीक है, आपको याद रहेगा। और ये योजना कब लॉन्च किया गया, मतलब कब उद्घाटन किया गया, इसका शुरू कब हुआ है, तो ये 17 सितंबर सुभद्रा योजना कब शुरू हुआ। देखिए, योजना अगर रिसेंटली शुरू हुआ रहे तो योजना के बारे में आता है, योजना कहाँ शुरू हुआ है, किस सरकार ने शुरू किया है। अगर योजना का 5, 7 साल 10 साल हो जाता है तो उसका साल आता है कि वो किस साल में शुरू किया गया था। जैसे अभी आपने देखा है ना कि अभी कौन सा मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया ने अपना 10 साल पूरा किया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब हुआ था लॉन्च, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो जाता है तो इसको स्टैटिक के रूप में पूछ लेता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको लगा हो कि थोड़ा एसपीडी को अलग करके पढ़ाया गया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।